कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। एसआर की बाहों में सुकून से सोती वेदिका की सुबह एसआर के दीदार से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच हुई कल रात के हादसे को लेकर कुछ बातें, जिस बीच एक बार फिर से छिड़ा एसआर की बहन युक्ति का जिक्र। वेदिका की नजरों में खुद के लिए फिक्र देखकर एसआर के मन में पैदा हुआ एक सवाल, जिसका जवाब वो वेदिका से चाहता है। तो आखिर क्या क्या समेटे है कहानी का ये भाग, आइए सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कैंडिड अमन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। इंस्टाग्राम पर आप आ सकते हैं, RJ Aman 02 लिखेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, वहां पर आकर भी आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। वेदिका सिमट कर बेड के कोने में लेट चुकी थी, लेकिन वेदिका इस बात से बार बार घबरा रही थी कि अगर एसआर की आंख खुली और उसने उसे अपने बेड पर सोते हुए देखा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा। इस समय डर और घबराहट से जो उसकी हालत थी, उसके लिए अकेले सोना तो बेहद मुश्किल हो रहा था। वेदिका ने अब अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसकी नजरों के सामने एक बार फिर से वही नज़ारे घूमने लगे थे। वेदिका को इस दौरान अंदाजा नहीं हुआ कि कब डर की वजह से वो सरकते हुए एसआर के करीब आ चुकी थी। वेदिका ने एसआर की कलाई को अपने एक हाथ से थाम लिया। वेदिका को एसआर का हाथ थाम लेने से हिम्मत मिल रही थी। एसआर की नींद इस समय काफी गहरी थी कि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ कि वेदिका, जो उसकी खुशबू का हवाला देकर उसके बेड पर सोने से भी मना करती है, आज खुद उसके करीब उसके हाथ को थामे सोने की कोशिश कर रही थी। कुछ समय में वेदिका को भी नींद आ चुकी थी। इधर अपने रूम में अंबर अपनी प्लेसमेंट कंपनी की डिटेल्स देख रही थी। उसकी कल ही ज्वाइनिंग डेट थी और ज्वाइनिंग से पहले एक फॉर्मल इंटरव्यू होने वाला था, जिसके लिए अंबर को अभी तैयारी करनी थी। अंबर के दिमाग में भी हमले की झलकियां चल रही थी, लेकिन अभी इस समय उसके दिमाग पर उससे भी ज्यादा कल की ज्वाइनिंग की टेंशन छाई हुई थी। उसे आज रात में ही सभी तैयारियां करके सोना था। अपनी पहली कंपनी की डिटेल्स और हिस्ट्री को अच्छे से समझ लेने के बाद ही वो सोने वाली थी। अंबर अपने ऑफिस के पहले दिन ही इंटरव्यू के दौरान अपना इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। कुछ ही समय में अंबर भी सो चुकी थी। सुबह के लगभग 7 बजे सबसे पहले एसआर की आंख खुली। एसआर को अपनी बाजू में तेज दर्द महसूस हुआ। एसआर ने देखा तो उसके जिस हाथ को कल रात गोली छूकर निकली थी, उसी हाथ पर वेदिका अपना सर रखकर सो रही थी। दबाव पड़ने की वजह से एसआर की बाजू में एक बार फिर से खून रिसने लगा था। वेदिका के चेहरे के साथ साथ एसआर के बेड पर बिछी सफेद रंग की चादर पर भी छप चुके थे। वेदिका की आंख देर रात सोने की वजह से अभी भी खुली नहीं थी। एसआर के हाथ में दर्द बढ़ा तो उसने वेदिका के सर को अपने हाथ से हटाते हुए उसे बेड पर रखने की कोशिश की कि वेदिका ने एसआर की पहने हुए नाइट वियर की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसकर भींचते हुए अपने चेहरे को एसआर के सीने में समा लिया। एसआर को वेदिका की पकड़ और उसके अपने करीब आने और खुद को छूने का एहसास तंग कर रहा था। एसआर ने वेदिका की मुट्ठी की कसी हुई उंगलियों की एक उंगली को अपने हाथ से खोलने की कोशिश की तो वेदिका ने अपनी मुट्ठी को खोलते हुए अपने उसी हाथ को एसआर के गले में डाल दिया। एसआर ने खींचते हुए कहा, कैसी लड़की है ये, डॉक्टर बनेगी, जो जरा सा जख्म देखकर ही 2 बार बेहोश हो गई। एसआर के लिए अभी के अभी उठकर अपने हाथ की बैंडेज को दोबारा चेंज करना जरूरी था, वरना उसका इस तरह से बहता खून उसके शरीर में वीकनेस पैदा कर सकता है। लेकिन वेदिका ने एसआर के खुद को उठाने की सारी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। वो एसआर को थामे इतने सुकून से सोई थी कि एसआर उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। हार मानते हुए एसआर ने वेदिका को नींद से जगाने की कोशिश की तो वेदिका ने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और अपने नाजुक बाहों की गिरफ्त में अपने नजदीक लेटे एसआर के हैंडसम चेहरे की तरफ देखा। एसआर के बाल इस समय मैसी थे और उसके चेहरे पर अभी भी एरोगेंस और कोल्ड एक्सप्रेशंस बरकरार थे। कुछ समय तो वेदिका को ये एहसास करने में लग गया कि वो पूरी रात भर से एसआर को इसी तरह से थामे सोई हुई थी। वेदिका को एहसास होते ही वो फौरन चीख कर उठकर बैठ चुकी थी। वेदिका ने एक पल नहीं लगाया एसआर से अपना दूरी बनाने में। वेदिका बेड के एक कोने में जाकर सिमट कर बैठ चुकी थी। एसआर की निगाहें उसे सवालिया नजरों से देख रही थी, जो कि वेदिका को मालूम भी था। वेदिका जानती थी कि एसआर उससे क्या पूछना चाहता है। वेदिका ने सकपकाते हुए एसआर को जवाब दिया,
वो कल रात मुझे डर लग रहा था और आप तो एकदम घोड़े बेचकर सो गए थे, तो मुझे इसलिए आपके साथ आपके बेड पर आकर सोना पड़ा। बड़ा स्वैर मैंने बीच में पिलो लगाया था, अब वो कहाँ गया ये मुझे भी नहीं पता। वेदिका की यह मासूमियत भरी सफाई सुनने के बाद एसआर ने उससे कहा, रिलैक्स, मैंने तुमसे कोई सवाल नहीं किया है और ना ही मुझे तुम्हारे मेरे बेड पर सोने की कोई सफाई चाहिए। आई नो कि कल रात जो हुआ था उसकी वजह से तुम बहुत डर गई थी। इट्स परफेक्टली फाइन। अब तुम कॉलेज के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। एसआर की बातों के दौरान वेदिका की नजरें एसआर की बाजू से रिस रहे खून पर गई तो वेदिका ने एसआर से फिक्रमंद होते हुए कहा, पहले मैं आपको बैंडेज कर देती हूँ और आपको आज शार नहीं लेना है, वरना आपका यह जख्म ताज़ा हो जाएगा। एसआर हैरान था क्योंकि कल रात तो वेदिका 2 बार एसआर के हाथ से बहते खून को देखकर बेहोश हुई थी और अब वो खुद उसके हाथ की बैंडेज करने के लिए बोल रही थी। एसआर ने वेदिका से पूछा, व्हाट हैपेंड नाउ? अब तुम्हें मेरे जख्म को देखकर घबराहट नहीं हो रही? वेदिका ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं बेहोश आपके जख्म या खून की वजह से नहीं हुई थी। मुझे तो उन गोलियों की आवाजों से दहशत हो रही थी, वो रात भर मेरे कानों में गूंज रही थी। जब वो लोग अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस किसी भी समय उस कार के ग्लास को तोड़कर वो गोलियां हमें अंदर तक छलनी कर देंगी। मेरे कान तो काफी वक्त के लिए जैसे बहरे से हो गए थे। इतना भयानक मंजर मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। मैं अभी भी उसे भूल नहीं पा रही हूँ। एसआर बेड के अपने कोने से उठा और वेदिका के नजदीक बेड के दूसरे कोने पर आकर बैठ गया। एसआर ने वेदिका के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, वेदिका, ठीक तुम्हारी तरह मेरी बहन को भी इन सभी बातों से बहुत डर लगता था। वो भी घबराती थी, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये तुम अच्छे से जानती हो। तुम्हारे भाई के साथ होते हुए भी उन लोगों ने मेरी बहन को गोलियों से भून दिया और तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर पाया। कितना दर्द हुआ होगा ना उसे। कैन यू इमेजिन? एसआर की बात को सुनने के बाद वेदिका की आंखें नम हो चुकी थी क्योंकि वो इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि जिस बात से वो पल भर में घबरा गई थी, जब एक भी गोली उसे नहीं छुई, उन्हीं गोलियों ने युक्ति का बुरा हाल किया था और उसे छलनी कर दिया था। वेदिका को रोते देखकर एसआर ने उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामते हुए अपने चेहरे के सामने किया और उससे कहा, पहली बात, मुझे रोते हुए लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने ये बात तुम्हें कई बार बताई है। और दूसरी बात, मेरे साथ रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे भाई की तरह कमजोर नहीं हूं। तुम्हें छूने से पहले वो गोली मुझे छूकर गुजरेगी वेदिका। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, बल्कि इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम मेरी बीवी हो एंड आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट यू। नाउ स्टॉप क्राइंग, वरना मैं तुम्हें फिर से उस रूम में पूरे दिन के लिए बंद कर दूंगा। एसआर वेदिका के चेहरे को थामे हुए ये सब बातें उससे बोल रहा था जब अचानक से एसआर के रूम का डोर खुला और मासी जी अंदर आई। एसआर और वेदिका को एक दूसरे के नजदीक बैठा देखकर मासी जी ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, इस तरह का कुछ भी होने की मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं तेरे रूम में इस तरह से आ गई। आगे सोच समझ कर आऊंगी बेटा। इतना कहते हुए मासी जी जब जाने लगी थी तब एसआर ने उन्हें पीछे से आवाज देकर रोका। किस बात की उम्मीद कर रही हैं आप मासी जी? ऐसा क्या देख लिया आपने? मासी जी ने एसआर को जवाब दिया, तेरे वेदिका के साथ सलीके से बिहेव करना। तेरे लिए हल्दी और जड़ी बूटी वाला दूध लाई हूं, इसे पी ले, तेरे जख्म को आराम मिलेगा बेटा। मासी जी ने एसआर की तरफ पलटते हुए वो दूध का ग्लास उसकी तरफ बढ़ा दिया। एसआर ने अपनी मासी जी को जवाब दिया, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था यहाँ। वो सुबह सुबह बच्चों की तरह रो रही थी, बस उसे चुप करवा रहा था मैं। रात आपके सोने से हुई थी और सुबह इसके रोने से। मेरे लिए तो इस घर में जैसे सुकून बचा ही नहीं है। अपनी बात पूरी करते हुए एसआर ने मासी जी के हाथ से वो दूध का ग्लास लिया, जिसके बाद मासी जी मुस्कुराते हुए वहां से जा चुकी थी। एसआर भी दूध के ग्लास को टेबल पर रखने के बाद वहां से वॉशरूम की तरफ जाने लगा था। वेदिका ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथ को पीछे से थामते हुए उसे रोकते हुए कहा, नहीं, मैंने कहा था ना कि आज आप शार नहीं ले सकते। एसआर वेदिका की तरफ पलटा और उसने घूरते हुए वेदिका के हाथ की पकड़ अपने हाथ से लूज की और उसे जवाब दिया, और भी काम होते हैं वॉशरूम में सिवाय नहाने के। अब अगर तुम्हारी परमिशन हो तो क्या मैं जा सकता हूं? वेदिका ने फौरन अफसोस महसूस किया और सर हिलाते हुए एसआर को जाने के लिए कहा। एसआर ने वेदिका की तरफ से अपने चेहरे को फेरा और हल्की सी मुस्कुराहट से उसने खुद से कहा, सिली गर्ल। जिसके बाद एसआर वहां से वॉशरूम में जा चुका था। इधर वेदिका की नजर बेड पर छप चुके एसआर के खून के निशान पर पड़ी।
उसने जल्दी में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढा, जिसके बाद वो एसआर के आने का इंतजार कर रही थी। एसआर के वॉशरूम से बाहर आते ही वेदिका ने उसके हाथ को थामते हुए उसे बेड पर बैठाया। उसके बाद उसने एसआर से अपनी पहनी हुई शर्ट को रिमूव करने के लिए कहा। एसआर ने अपनी शर्ट का बटन खोलने के लिए अपनी बाजू को मोड़ा ही था कि दर्द की वजह से उसने अपने हाथ को वापस नीचे कर लिया। वेदिका समझ चुकी थी कि उसके हाथ में तेज दर्द है। वेदिका ने एसआर के हाथ को रिलैक्स करने के लिए कहा और अब खुद उसने एसआर की शर्ट के बटन्स को एक एक करते हुए खोलना शुरू कर दिया। इस दौरान वेदिका की पलकें झुकी हुई थी। एसआर ने वेदिका से कहा, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूं वेदिका? वेदिका ने हैरान होते हुए अपनी निगाहें एसआर से मिलाई और उससे जवाब दिया, आपको मुझसे सवाल पूछने के लिए कब से इजाजत लेने की जरूरत पड़ने लगी? आपके पास तो गन है जिसके जोर पर आप कुछ भी करवा सकते हैं। एसआर ने चिढ़ते हुए वेदिका को जवाब दिया, यह सब सुनने की आदत नहीं है संकल्प को, एंड यू नो इट, जस्ट टेल मी वन थिंग। वेदिका ने में जवाब दिया तो एसआर ने उससे सवाल किया। आखिर ऐसा कौन सा सवाल है जो एसआर के मन में उठ रहा है, जिसका जवाब वो वेदिका से जानना चाहता है? कौन था जिसने एसआर के ऊपर हमला किया था? कैसा रहेगा अंबर का अपने नए ऑफिस में पहला दिन? जानेंगे कहानी के आगे के एपिसोड में।